नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा पद्धतियों के बारे में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी कक्षा है, जो भी भूमिका के रूप में ही है। पहली कक्षा में हमने कुछ लेखक पढ़े थे, उसके बाद में कुछ विस्तृत अध्ययन किया था हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में जाना था, हिंदी के बारे में जाना था, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में दूसरी कक्षा में, दूसरे वीडियो में हमने पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। हमने 5 पद्धतियां पढ़ी थी। अल्फाबेटिक पद्धति, वर्णानुक्रमिक पद्धति, जिसको अल्फाबेटिक पद्धति भी कहा जाता है, उस पद्धति के बारे में, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजवादी पद्धति और कालानुक्रमिक पद्धति के बारे में। इन सभी पद्धतियों के बारे में, जो 5 पद्धतियां हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, उन सभी पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप खुद समझदार हैं यार, आपका अपना चैनल है, आपको ही इसे बनाना है। अगर आप लोग साथ देंगे तो हमारा परिवार जो है, साहित्य 24/7 का जो परिवार है, वो आगे बढ़ेगा। तो अच्छे कंटेंट और भी कोशिश की जाएगी कि आपको और भी अच्छी और बेहतरीन चीजें उपलब्ध करवा सकें। तो ज्यादा समय न लेते हुए माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आगे हम अपनी कक्षा को जारी करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हमने जो पद्धतियां थी वो हमारी पिछली कक्षा में कंप्लीट कर ही ली हैं, तो इसी कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री टॉपिक होगा हमारा साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। भाई, जो साहित्य का इतिहास लेखन है ना, उसकी आधारभूत सामग्री कि उसमें क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया गया है। वार्ता साहित्य या वार्ता साहित्य, या फिर हम कहें तो हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक साक्ष्य। हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक साक्ष्य। एक बात बताइएगा मुझे, जो हिंदी साहित्य इतिहास और लेखन था उसका आधुनिक साक्ष्य क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री कि भाई, जो साहित्य का इतिहास जो लेखन है ना, साहित्य का इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है, उसके लिए क्या क्या आधारभूत सामग्रियां रही हैं जिसके जरिए साहित्य लिखा गया, साहित्य की रचना की गई। वार्ता साहित्य, कौन कौन सी वार्ताएं ग्रंथ, इसका दूसरा नाम है वार्ता साहित्य, क्योंकि इसमें वार्ताएं लिखी गई हैं। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ जी ने लिखी। इनके बारे में हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक साक्ष्य
जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो फिलहाल में जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ते हैं, जो रचा गया है, उसका जो साक्ष्य है, उसके जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं हमें, किस चीज को आधार बनाकर वो ग्रंथ की रचना की गई है, हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ की रचना, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, मैं अगर ये छोड़ना चाहता तो ये मैं छोड़ के जा सकता था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट होने के बावजूद यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं वो हमें यहां पे ही, यहीं पे हम उनको क्लियर कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर के लेवल से तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें भाई बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सेकंड ग्रेड में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही कम आता है, लेकिन आता तो है भाई। हम अब किसी चीज को तैयार कर रहे हैं तो वो सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, एग्जाम तो हमें दोनों ही देने हैं। तो सेकंड ग्रेड तो अपने आप तैयार हो जाएगा तो हम फर्स्ट ग्रेड को ही तैयार कर लेते हैं, और इसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले जो हमारे, ये तो हमारी हो गई हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे, ये हेडिंग लगा लो आप, क्योंकि इसी के अंदर हम कुछ लिखने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के मतलब ये हमें काम आएंगे अलग अलग तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, साहित्य जैसे मैं लिख रहा हूं सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे, ग्रामर जैसे मैं लिख रहा हूं सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे, क्योंकि एक सुंदर तरीके से नोट्स भी हमारे तैयार हो जाएंगे साथ के साथ, और पढ़ाई भी हमारी हो जाएगी। दोस्तों जो मेरे वाले नोट्स हैं, मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद में शब्दकोश का क्रम पढ़ा दिया, उसके बाद में हमने शब्द विचार के अंदर से एक टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, एक नहीं दो कर लिए होंगे शायद, एक किए दो किए, शायद एक किए, तत्सम तद्भव देश विदेश और शंकर शब्द वाला। ठीक है, तो आप किसी को भी उठा के देख लेना, किसी भी टीचर से उठा के देख लेना, पढ़ के देख लेना, शायद कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिला होगा, कम नहीं मिला होगा। मैं चाहता हूं कि जो बंदा मेरे ऊपर विश्वास करता है ना, उसका विश्वास ना टूटे, इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि वैसे ही साहित्य का इतिहास चल रहा है, 1 घंटे की कक्षा होती है, हम 1 घंटे की लेते ही 1 घंटे की, क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा में बच्चे बोर हो जाते हैं, और दूसरी बात वैसे टाइम भी नहीं होता, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने जाना होता है। ठीक है, और अब फिलहाल तो एग्जाम भी चल रहे हैं, आप जानते ही 11th 12th के। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो पहला जो हमारा है लेखक, वो लिखते हैं हम गोकुलनाथ जी। ठीक है, एक ऐसे स्टार वाला निशान बना के लिखिएगा, गोकुलनाथ, गोकुल, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गोकुलनाथ जी के पहले, गोकुलनाथ जी का जो पहला जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है पहला 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। भाई ये जो 252 वैष्णव की वार्ता जो ग्रंथ है गोकुलनाथ जी का, जो पहला ग्रंथ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें विठलनाथ जी के शिष्यों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में सबसे पहले विठलनाथ जी के शिष्य है ना, उन सारे शिष्यों का, विठलनाथ जी के शिष्यों का उल्लेख मिलता है। और जो विठलनाथ जी के 4 जो प्रमुख शिष्य हैं ना, कौन कौन से? गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इनका वर्णन हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे एक पॉइंट बना बना के, इसमें विठलनाथ के शिष्यों का उल्लेख है। इसमें विठलनाथ जी के शिष्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है भाई, इसमें विठलनाथ जी के जो शिष्य है ना, उन सभी शिष्यों का उल्लेख प्राप्त
होता है हमें, ठीक है। उसके बाद में विट्ठलनाथ जी के 4 प्रमुख शिष्य, विट्ठल नाथ जी के 4 प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं भाई? सभी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ा भी होगा। तो इसकी एक हम ट्रिक बना के चलते हैं, गोविंद, छित, चतुर, नंद। कौन कौन से? गोविंद, गोविंद, छित, चतुर, नंद। ये 4 चीजें हमने लिख ली। इनके पीछे इनका जन्म वर्ष लिख लेते हैं, 1505 ईस्वी, 1505 ईस्वी, ठीक है। 1505 ईस्वी होने के बाद में इसमें हम जोड़ देंगे 10। कितने हो गए? 1515 ईस्वी। भाई देखो, 1505 ईस्वी गोविंद स्वामी जी का और चित्त स्वामी जी का 1515 ईस्वी। 1505 में 1505 में 10 जोड़ा 1555, 1515। 1515 को हमने किया डबल, कितने हो गए? 1530। और नंददास जी हो गए 1533 ईस्वी, 1533 ईस्वी, ठीक है। ये जो चारों शिष्य हैं, जो प्रमुख शिष्य हैं किसके? विट्ठलनाथ जी के, उन चारों शिष्यों का उल्लेख भी इसी 252 वैष्णव वन की वार्ता में मिलता है, ठीक है। इतना एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा के और हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा भाई। देखो, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, 4 शिष्य हैं इनके, आप जानते हैं। और ये जो 4 शिष्य हैं, इनका जो जन्म वर्ष है, सबसे पहले गोविंद स्वामी का 1505 ईस्वी, क्योंकि सबसे बड़े कौन है? गोविंद स्वामी तो है इनमें से प्रमुख 4 शिष्यों में से गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, ठीक है। 1505, 5 और 5 10, 10 जोड़ देंगे तो गोविंद स्वामी के बाद में कौन आएंगे? चित्त स्वामी, कितने? 1515 ईस्वी। उसके बाद में उनको डबल कर देंगे तो किसका आ जाएगा? चतुर्भुज दास जी का, चतुर्भुज दास जी का। और उसमें अगर 3 जोड़ दिया तो नंद दास जी का, ठीक है। लिख लो, पहला जो नाम है वह है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। कब जन्मे? 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। नंबर 2 पे कौन से हैं? चित्त स्वामी, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी 1515 ईस्वी, 1515 ईस्वी। नंबर 3 पे कौन से आएंगे? चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। कब जन्मे भाई? इसको डबल कर दो, 1530 ईस्वी, ठीक है, 1530 ईस्वी। उसके बाद चौथे कौन थे? नंद दास जी, नंद दास। कब जन्मे? 1533 ईस्वी, 1533 ईस्वी, ठीक है। इतनी चीजें हमें ध्यान है और याद हो गई होंगी। देखो, ये जो ग्रंथ है ना, कौन सा ग्रंथ? गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णवन की वार्ता। इस ग्रंथ के अनुसार नंददास जी थे, वो तुलसीदास जी के भाई हैं, अनुज हैं, ठीक है। लिख लो, इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार नंददास तुलसीदास जी के अनुज थे। किसके? तुलसीदास जी के। किसके अनुसार? ये 252 वैष्णव वन की वार्ता
ग्रंथ के अनुसार तुलसीदास जी के क्या थे, अनुज थे। ठीक है भाई, ये चीजें हमने लिख ली। इसके बाद में जो दूसरा ग्रंथ आता है वह है हमारा 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, लिखो अगला ग्रंथ। इसको हटा देता हूं मैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे लिख भी लिया होगा, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। नंबर जो 2 है, 2 नंबर है वो क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता। जो दूसरा ग्रंथ है किसका है, गोकुलनाथ जी का ही है। कौन सी, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हमें जानना है। इसमें वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य है ना, उनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख 4 शिष्य कौन थे, कुंभन दास, सूर दास, परमानंद दास और कृष्ण दास। ठीक है, इनका जन्म 1468 में कुंभन दास जी जन्मे। 1468 में कुंभन दास जी जन्मे। 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ। कब, 1478 में। 1493 में परमानंद दास जी का जन्म हुआ। कब, 1493 ईस्वी। और कृष्णदास जी 1496 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मात्र यही जानकारी हमें 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, लिखेंगे इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख मिलता है। वल्लभाचार्य जी के जो संपूर्ण सारे शिष्य हैं ना, उन सभी शिष्यों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अब हम लिखेंगे वल्लभाचार्य जी के प्रमुख 4 शिष्य। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख कितने, 4 शिष्य। एक ट्रिक के जरिए लिखेंगे हम इसको। हमें तो याद करना है, हमें याद होना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, वो कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, हम लिखेंगे, देखो सबसे बड़े कौन है, देखो नंबर वाइज, क्रम वाइज याद हो जाएगा, क्रम वाइज याद हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने ट्रिक बनाई थी छोटी सी। कुंभन सूर, परम, कृष्ण। कुंभन दास जी का जन्म मैंने बताया था 1468 ईस्वी। 1468 ईस्वी। 1468 में 10 जोड़े तो कितने हुए, 1478 ईस्वी। ठीक है, कब, 1478 में कौन जन्मे, सूरदास जी हमारे। कब जन्मे, 1478 में। उसके बाद में परमानंद दास जी 1493 ईस्वी। 1493 ईस्वी। और कृष्णदास जी 1496 ईस्वी। ठीक है, अब इनका पूरा नाम लिख लें। सबसे पहले है कुंभन दास। कुंभन दास जन्म कब हुआ, 1468 ईस्वी में। ठीक है, कुंभन दास जी का जन्म कब हुआ, 1468 ईस्वी में। नंबर 2, सूरदास जी का जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में परमानंद दास, इनका जन्म कब हुआ,
1493 ईस्वी। कब? 1493 ईस्वी। ये भाई ये जो मैं सन बता रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, डरना मत कभी ये सोचो कि ये सन गलत है, नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मान्यता प्राप्त है, हम इस पे रिट लगा सकते हैं, कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर चौथा है वो है कृष्णदास। कृष्णदास, कृष्णदास जी कब जन्मे? कृष्णदास जी का जन्म हुआ 1496 ईस्वी। ठीक है, हमने इनके बारे में डिटेल ले ली, 1 2 3 और 4, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, हटा दूं भाई? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये चीजें समझ में आ रही है ना आपको? ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास है, वैसे ही डरते हैं बच्चे, लेकिन डरना क्यों है भाई? हम तो इसको याद करेंगे ना, यहीं पे घर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बोर्ड पे ही याद करेंगे। ठीक है, बोर्ड के ऊपर ही हम याद करेंगे इस चीज को। ठीक है भाई, डरो मत। उसके बाद में जो दूसरे हमारे प्रसिद्ध कवि हैं वो है नाभा दास। नाभा दास, नाभादास जी की रचना कौन सी है? भक्त माल। और नाभादास जी का जन्म कब हुआ, यह बात हमें पता होनी चाहिए। तो जन्म हुआ उनका 8 अप्रैल 1537 ईस्वी को। कब? 8 अप्रैल 1537 ईस्वी। नाभादास जी जन्म 8 अप्रैल 1537 ईस्वी। 8 अप्रैल 1537 ईस्वी। और ये कहीं और कहीं पे नहीं है, NCERT 11th और 12th वाली जो पुस्तक है वह उसमें है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें यह दे रखा है। ठीक है, इनका जो प्रमुख नाभादास जी का प्रमुख ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम क्या है भाई? ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ है इनका भक्तमाल। भक्तमाल, नाभादास जी का भक्तमाल। ठीक है, यह चीज याद हो जाएगी। जो ये ग्रंथ है, लगभग 316 छंदों का प्रयोग किया गया। जो ये ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में इसमें ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें लगभग कितने 316 ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। कितने ग्रंथों का? 316 ग्रंथों का। कितने ग्रंथों का? इसमें लगभग 316 ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। तुलसी व अकबर के समकालीन थे कौन? नाभादास जी। नाभादास जी तुलसी एवं अकबर के समकालीन थे। नाभादास जी तुलसी और अकबर के समकालीन थे। कौन? नाभादास जी तुलसी और अकबर के क्या थे भाई? ये समकालीन थे। इसमें लगभग 200 राम भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। कितने? लगभग 200 राम भक्त कवियों का उल्लेख। किसमें? नाभादास के भक्तमाल। ठीक है, इसमें लगभग, इधर लिख देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना भाई। ठीक है, इसमें लगभग 200
राम भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। नाभादास जी का जो भक्तमाल है ना, इसमें लगभग 200 राम भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों का, इसमें रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्यों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है भाई, इसमें रामानंद जी के, इसमें रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। रामानंद जी के प्रमुख जो 12 शिष्य थे ना, उनका उल्लेख भी भाई नाभादास जी के भक्तमाल में ही मिलता है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक, आगे बढ़े। नाभादास जी, यही तो चल रहे हैं। नाभादास जी को रहने देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, अब भाई रामानंद जी के प्रमुख जो 12 शिष्य हैं ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या? रामानंद, इसी में लिख लेना, रामानंद जी के प्रमुख कितने? 12 शिष्य। 12 शिष्य कौन कौन से हैं? शिष्य, इसकी हमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक के जरिए पढ़ेंगे। कौन कौन, क्या ट्रिक है? रैक धसपी, रैक धसपी, रैक धसपी, भानसु, भानसु, अशु और पशु। रैक धसपी, भानसु, अशु, पशु। ठीक है, देखो सबसे पहले रै, रै का मतलब नंबर 1 रैदास, रैदास। और रैदास जी की जाति क्या है भाई? इनकी जाति पूछी जाती है। प्रमुख जो 12 शिष्य हैं, उनमें से कुछ जो शिष्य हैं, जो रामानंद जी के कुछ शिष्य हैं ना, उनकी जातियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जाति से क्या थे रैदास जी? चमार, चमार, रैदास जी। ठीक है, रैदास जी बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। रैदास जी के जैसा संत नहीं मिल सकता, क्योंकि इनके जो विचार थे वो बहुत ही उच्च विचार थे। ठीक है, इन्होंने तो अपने ग्रंथों में ऐसी ऐसी अपने जो दोहे और चौपाई जो बोली हैं, इन्होंने जो इनकी वाणियां थी, रैदास जी की जो वाणियां हैं, उसमें इतने गजब के दोहे और गजब के श्लोक बोले हैं। रैदास जी तो बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं भाई। इसके बाद में कबीरदास, नंबर 2 पे कौन? कैसे? कबीरदास, कबीर दास, कबीरदास। इनकी जाति क्या थी भाई? जुलाहा, जुलाहा। रैदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी की जाति चमार, कबीरदास जी की जाति जुलाहा। ठीक है, इसके बाद में जुलाहा, रे क्यों लिखा है मैंने? जुलाहा। ठीक है, इसके बाद में ध, धन्ना,
ध से धन्ना, धन्ना इनकी जाति। धन्ना क्या था? धन्ना था जाट, जाट। नंबर 4 से, सेना, 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 सेना क्या था भाई? सेना था नाई, नाई। और नंबर 5 क्या? पीपा, पीपा। और पीपा क्या था भाई? पीपा क्या था? पीपा था राजपूत, राजपूत, राजपूत। ठीक है। इसके बाद में रैक दशपी भानसु, भावानंद, भा से भावानंद, कितने नंबर? 6, भावानंद, भानसु। न से नरहरियानंद या नरहरि दास, 7 नंबर पे नरहरिया नंद या नरहरि दास, नरहरि दास। नरहरिया नंद या नरहरि दास। सु से सुखानंद, सु से सुखानंद। नंबर 8 सुखानंद, सु से सुखानंद। ऐसे अनंता दास, ऐसे अनंता दास, ऐसे अनंता दास। कौन? अनंता दास। सु से सुर सुरा, सु से सुर सुरा नंद, सु से कौन? सुर सुरा नंद, सुर सुरा नंद, सुर सुरा नंद। ठीक है, 10 हो गए। पैसे, पैसे पद्मावती, पैसे पद्मावती, 11वां है ना भाई? पद्मावती। और अंतिम सु से सुर सुरी, 12वां सुर सुरी। ये दोनों क्या थी भाई? ये दोनों थी शिष्या, और बाकी क्या थे? शिष्य। और ये दोनों क्या थी? शिष्या। ठीक है, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका। ले लिया? देखो, रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य। रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य हमें पढ़ने थे। हमने पढ़े रैक दशपी भानसु अशु पशु, रैक दशपी भानसु अशु पशु। रैदास चमार, रैदास की जाति चमार, कबीरदास की जाति जुलाहा, धन्ना की जाति जाट, सेना की जाति नाई, और पीपा की जाति राजपूत। ठीक है, इनकी जातियां पूछ ली जाती हैं बहुत बार। ठीक है, फिर भा से भावानंद, न से नरहरियानंद या नरहरिदास, दोनों एक ही हैं। ठीक है। सु से सुखानंद, ऐसे अनंतादास, और सु से सुरसुरा नंद। ठीक है। इसके बाद में पै से पद्मावती और श से सुरसुरी। ठीक है भाई, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ कक्षा में। अगर मजा आ रहा है तब तो अच्छी बात है, और नहीं मजा आ रहा है तो कुछ भाई और कुछ चेंज करें। ठीक है, अब ये हो गए हमारे नाभादास जी कंप्लीट। इसके बाद में अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ का मतलब क्या है कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो अन्य ग्रंथ हो रहे हैं ना, उनके बारे में। अन्य अन्य ग्रंथ, अन्य ग्रंथ। ठीक है, अन्य ग्रंथ
सबसे पहले हम लिखते हैं वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय किसका है? यदुनाथ जी का ग्रंथ है वल्लभ दिग्विजय। ठीक है, कौन सा? पहला वल्लभ दिग्विजय किसका? वल्लभ दिग्विजय जो ग्रंथ है वो किसका है? यदुनाथ। यदुनाथ, यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ किसका है? यदुनाथ जी का। कवि माला हरिराय या तुलसी? कवि माला, कवि माला, कवि माला किसका ग्रंथ है? हरिराय या तुलसी का। हरिराय, हरि राय या इन्हीं का दूसरा नाम है तुलसी। ये तुलसीदास जी नहीं है, नहीं, ये अलग है तुलसी। ठीक है। सुंदरी तिलक, तीसरा क्या है? सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक यह किसका ग्रंथ है? हरीश चंद्र का। हरीश चंद्र जी का सुंदरी तिलक। हरीश चंद्र, सुंदरी तिलक। राग कल्प द्रुम, राग कल्प द्रुम कृष्णानंद व्यास देव। राग कल्प द्रुम, राग कल्प द्रुम, और इसका दूसरा नाम है राग सागरोद भव। राग सागरोद भव, राग सागरोद भव किसका ग्रंथ है? ये किसका ग्रंथ है भाई? राग सागरोद भव, कृष्णानंद व्यास देव। कृष्णानंद व्यास देव, कृष्णानंद व्यास देव। उसके बाद में विचित्रोपदेश। विचित्रोपदेश कौन सा? विचित्रोपदेश, विचित्रधन उपदेश किसका ग्रंथ है? ककछेदी तिवारी। ककछेदी तिवारी, ककछेदी तिवारी, तिवारी। ककछेदी तिवारी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? विचित्रोपदेश। श्रृंगार संग्रह, छठा कौन सा ग्रंथ? श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह यह ग्रंथ है सरदार कवि का। सरदार, सरदार कवि, सरदार कवि, इनका जो ग्रंथ है वह है श्रृंगार संग्रह। ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सभी को पता है कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार हटा दूं इसको। ठीक है। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया है ना। भक्त नामावली ध्रुवदास जी की, कितने नंबर पे? 8वां। भक्त नामावली
किनकी? ध्रुव दास जी की। कौन? ध्रुव दास। ध्रुव दास, ठीक है। ये ग्रंथ हम लिख रहे हैं भाई, अन्य ग्रंथ है ना वो। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित बेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित बेणी माधव दास। बेणी माधव दास, बेणी माधव दास, इनकी क्या है? मूल गोसाई चरित। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा। कालिदास हजारा ये रचना किसकी है? कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी, त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी जी की जो रचना है वह है कालिदास हजारा। सतकवि गिराविलास बलदेव की। सतकवि गिराविलास, सतकवि गिराविलास, सतकवि गिराविलास किसकी रचना है भाई? बलदेव जी की। बलदेव जी की रचना कौन सी है? सतकवि गिराविलास। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद। कौन? ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? रस चंद्रोदय, ठीक है। इसके बाद में कवि नामावली, कवि नामावली, नामावली यह रचना किसकी है? कवि नामावली। कवि नामावली जो रचना है वह है हरि राम, हरि राय, नहीं हरि राम नहीं, हरि राय, हरि राय जी की, ठीक है। ये 13 रचनाएं, 13 अन्य ग्रंथ हो रहे हैं जो इनके जो ये 13 अन्य ग्रंथ हो रहे हैं जो कि वार्ता साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक साक्ष्य इन 13 ग्रंथों से भी प्राप्त होते हैं। इन 13 ग्रंथों का हमने अध्ययन किया है। ये क्या हो गया भाई? अरे क्या समस्या है ये? क्या कर रहे हो यार? सारा खराब कर दिया आपने। क्या कर रहे हो? गलत बात है, इसको हटाओ यार यहां से। क्या क्या लगा रखा है? क्यों भीड़ कर रखी है? ठीक है भाई, अब देखो, माफ कीजिएगा, देखो एक सबसे पहली जो रचना हमने पढ़ी है वह पढ़ी हमने वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन थे? यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय की जो रचना है वो वल्लभ दिग्विजय रचना है वह किसकी है? यदुनाथ जी की। इसके बाद में कविमाला, कविमाला, कविमाला किसकी है? हरिराम नहीं, मतलब हरिराम नहीं, हरि राय या तुलसी। और वो तुलसीदास नहीं है, तुलसी है। तुलसी कौन से? दूसरे वाले, ठीक है। तुलसीदास अलग है और तुलसी अलग है। उसके बाद सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक रचना है वह किसकी है? वह है भाई हरीश चंद्र जी की, ठीक है। सुंदरी तिलक, ठीक है। उसके बाद राग कल्प ध्रुम या राग सागरोद्भव, राग सागरोद्भव, ठीक है। यह रचना है कृष्णानंद व्यास देव की, ठीक है। इसके बाद में विचित्रोपदेश,
विचित्रोपदेश, कक्षेदी दीवार। ठीक है, इसके बाद में श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह किसकी है? सरदार कवि की। उसके बाद में श्रृंगार संग्रह, उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब वह रचना किसकी है? गुरु अर्जुन देव जी की। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख रखी है भक्त नामावली, किसकी है? ध्रुवदास जी की। मूल गोसाई चरित्र किसकी है? बेणी माधव दास जी की। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी जी की। सत्यकवि गिरिजाविलास, सत्यकवि गिरिजाविलास किसकी? बलदेव की। रस चंद्रोदय किनकी? ठाकुर प्रसाद की। ठीक है, उसके बाद कवि नामावली किसकी? हरि राय की। ठीक है, ये इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लिया। अब देखो, अब है हमारा, आगे बढ़ेंगे, आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। अगला पॉइंट है भाई ये। ठीक है, वो जो पॉइंट लगाया था ना आज पहले वाला, उसको हटा के अब जो ये अगला वो अलग था और ये आगे अलग है। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। क्या? आधुनिक काल का, आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य की परंपरा वास्तविक रूप से 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। लिख लो, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की परंपरा वास्तविक रूप से, परंपरा वास्तविक रूप से कब? 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी है ना, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी कोष्टक में लिख लो 1839 ईस्वी। 19वीं शताब्दी कोष्टक में लिख लो 1839 ईस्वी में प्रारंभ हुई, में प्रारंभ हुई। ठीक है, हुई, लिख लिया। अब इसके बाद में प्रमुख इतिहासकार, पॉइंट बनाओ, प्रमुख इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार। ठीक है, और ये पॉइंट बना के छोड़ दो, कल मुझे बता देना कि कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि टाइम हो गया है मेरे भाई। ठीक है, और टाइम अगर बच भी रहा है 2-4-5 मिनट का, तो उसके लिए मैं ये इसलिए माफी चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले हम जो ग्रंथकार हैं वो पढ़ने वाले हैं कारसादा तासी, जिनका प्रमुख मुख्य ग्रंथ था इस्तवार देला लिटरेतुर एंदोई ए एंदोस्तानी। इस ग्रंथ के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो यह एक फ्रांसीसी विद्वान है गारसादा तासी, सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है इन्होंने किया है। जो इस्तवार देला लिटरेतुर एंदोई ए एंदोस्तानी जो ग्रंथ था, उसके कितने संस्करण आए थे? 2 संस्करण। पहले संस्करण 2 भागों में बटे 1839 ईस्वी में पहला संस्करण
प्रथम भाग उसका आया और दूसरा जो संस्करण था वह आया 1847 ईस्वी में। फिर उसके बाद में जो द्वितीय संस्करण था वह 3 भागों में आया, वह आया 1870 ईस्वी में उसका पहला भाग आया, 1870 ईस्वी में ही उसका दूसरा भाग यानी कि इस ग्रंथ का चौथा भाग, और 1871 ईस्वी में इस ग्रंथ का 5वां भाग और इस दूसरे संस्करण का तीसरा भाग आया। ठीक है, ये भाग आए थे। इस ग्रंथों का प्रकाशन 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ का प्रकाशन जो हुआ है द ओरिएंटल सोसाइटी, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ है भाई। ठीक है, आयरलैंड के द्वारा इसका मतलब इसका ये प्रकाशन करवाया गया। विदेशी विद्वान हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास जो किया था वह इन्होंने किया था। किसने? कारसा द तासी ने। इनकी मूल भाषा है, यह ग्रंथ है, यह मूलतः कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका बाद में हिंदी अनुवाद किया गया था। यह ग्रंथ वर्णानुक्रमी यानी कि अल्फाबेटिक पद्धति के अनुरूप है, इसलिए यह ग्रंथ क्या है? अमान्य। अमान्य का मतलब ऐसे अमान्य नहीं है, मान्य तो है, लेकिन ये क्या है कि वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं माना जाता, अमान्य वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बारे में हम सारी चर्चाएं करेंगे। इस ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद से करवाया था। ठीक है, प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इस ग्रंथ के जो प्रथम कवि हैं वह है अंगद माने गए हैं, और जो अंतिम कवि हैं वो है मेरे नाम वाले हेमंत पंत जी। ठीक है, ये इसकी छोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी है। कल इसका संपूर्ण अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक, बोर्ड पे इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, चीरा फाड़ा कर देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो यार आप? मजे से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में अच्छे से और पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आप तो सिर्फ पढ़ो। ठीक है, पूछने वाला कहां से पूछता है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको फाड़ के रख दूंगा, चीर दूंगा। टेंशन मत लो, आप तो मस्ती से पढ़ो। ओके, तो दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कक्षा में बने रहेंगे इसी टॉपिक के साथ में, अगली कक्षा भी डालेंगे। धैर्य बना के रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आपके सभी को जो भविष्य है वो उज्जवल हो, इसकी शुभकामनाएं मैं करता हूं। ठीक है, और सबसे मेन बात दोस्तों, आपका अपना परिवार साहित्य 24/7 आपका अपना परिवार है। ठीक है, उसको आगे बढ़ाना ना बढ़ाना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप साथ ना दोगे तब तक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन वचनों को, इस बात को सुनकर आप जरूर मुझे मोटिवेट करेंगे। एक कमेंट और एक लाइक तो यार बनता है। ठीक है, इतना मैटर देने के बाद में भी अगर ये नहीं होता तो फिर क्या फायदा? नहीं क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, मजा करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।